हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहाँ बात करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी जेईई फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसके पहले वाले सेशंस को भी आप लोगों ने प्रॉपरली कवर अप किया होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट है उनको भी कवर करते चलते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को शुरू करते हैं, हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप सबको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, दैट इज द टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स है। मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर चैप्टर और चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है फ्रॉम एसएससी जेईई 2013। मैंने ईयर वाइज क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने यहाँ पर लेवल वाइज क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो बन सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो है ये, जो कि बोल रहा है that the angle of twist of a circular shaft under the action of a torsional moment T is given by। बोल क्या रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर जो टॉर्जनल इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इक्वेशन क्या है वो याद दिला देता हूं, दैट इज टी बाय जे इज इक्वल्स टू बी टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू बी जी इंटू थीटा बाय स्मॉल एल। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, T इज नथिंग बट दैट इज द टॉर्क अप्लाइड, J इज नथिंग बट दैट इज द पोलार मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, R इज द रेडियल डिस्टेंस, G आप सभी जानते हैं रिजिडिटी मॉडुलस है, थीटा इज नथिंग बट दैट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट है और L इज नथिंग बट दैट इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट है। तो खैर अभी फिलहाल मैं नोटेशंस अलग अलग लिखकर आपको नहीं दे रहा हूं, बट ये फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है आप सबको याद होना चाहिए। वैसे तो इसका आप डेरिवेशन भी करते हो, बट चलिए अभी जूनियर इंजीनियर एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बिना डेरिवेशन भी एटलीस्ट ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, है ना। बट ध्यान दीजिएगा ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है दिस इज फॉर द प्योर टॉर्जन कंडीशन। ठीक है सर। अभी फिलहाल मेरे को जो पूछा गया था वो एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा गया था, मतलब थीटा पूछा गया था। तो थीटा का यहां से फॉर्मूला अगर मैं टॉर्क के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टी एल अपॉन जी इंटू जे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो जे है, इसी जे को कई बार आप आईपी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि है क्या, ये पोलार मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस टी एल बाय एन इंटू देखिए जी को मैंने लिखा है एन, है ना, और जो जे है उसको मैं कई बार आई पी भी लिखता हूं। तो ये दोनों ही फॉर्म्स चलते हैं, है ना। हो सकता है आपको जे की जगह कहीं आईपी लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है। अभी फिलहाल जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था इस सेशन का, बट आई होप शायद आप सभी ने अभी तक फिलहाल यहाँ पर आंसर दे ही दिया होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन का जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज टेकन फ्रॉम एसएससी जेईई 2018। अब देखो 2018 का क्वेश्चन है और ये भी काफी ज्यादा इजी है, मतलब मैं लो लेवल में इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्लासिफाई कर रहा हूं। दैट मीन्स आप ये नहीं बोल सकते कि सर बहुत इजी क्वेश्चंस अब नहीं आते। देखो जरा इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है ये। बोलता है दैट पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ अ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टॉर्जनल रेजिस्टेंस मतलब टॉर्क की बात बोल रहा है। फॉर्मूला आप सबको ऑलरेडी पता है, दैट इज टी बाय जे इज इक्वल्स टू बी टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू बी जी थीटा बाय एल। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर टॉर्क के लिए इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, जे इंटू टाउ बाय आर, या फिर इसी को लिख सकते हैं जी इंटू थीटा इंटू जे बाय एल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से क्या दिख रहा है, इन दोनों को अगर आप चेक करेंगे तो आप बोल सकते हैं दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सही है ये तो ट्रू है ना। हमको तो इनकरेक्ट करना है। सेकंड देखो क्या बोलता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा दिख रहा है, हाँ सर जी के पड़ोस में थीटा भी लिखा हुआ दिख रहा है ये,
है ना। तो दैट मीन्स जी इज सॉरी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपने टॉर्क अप्लाई किया होगा, है ना। तो ये भी सही बात है एकदम। फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ। देखो जरा, ये रहा लेंथ और ये रहा टॉर्क। सो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोल दो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल बोल दो, बात एक ही है और ये भी एक्चुअली ट्रू है ना, ये भी सही है। फोर्थ देखो जरा क्या बोलता है, फोर्थ बोलता है मॉडुलस ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। देखिए मॉडुलस ऑफ इनर्शिया तो नहीं दिख रहा, ये जे जरूर दिख रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, या फिर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, है ना, पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया है। और क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। हाँ ऐसे अगर आप इनडायरेक्टली बोलोगे तो हाँ, आईपी की वैल्यू भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन ये एग्जैक्टली तो ट्रू नहीं बोला जा सकता ना, यहाँ पर चार में से कोई एक को तो इनकरेक्ट बोलना ही है। अब ये इनडायरेक्टली ट्रू हो सकता है लेकिन डायरेक्टली ट्रू नहीं है। सो मैं यहां से बोल सकता हूं दैट torsional resistance is directly proportional to is directly proportional to किसके proportional होता है, is proportional to polar moment of inertia, is directly proportional to the polar moment of inertia and not the exact moment of inertia। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये गलत है, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा अपने लिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 2017 का क्वेश्चन है, दैट द स्टेटमेंट दैट अ सेक्शन प्लेन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट continue to remain plane after the application of a twisting moment is valid for। क्या बोल रहा है कि भैया जो सेक्शन पहले प्लेन था वो अभी भी प्लेन है, ये जो पर्टिकुलर एजम्पशन है ये कब तक सही होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये है आपका सेक्शन जो आपने कट किया है ना, फिलहाल मैं यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन ले रहा हूँ। तो सर्कुलर सेक्शन में क्या देखने को मिलता है कि कोई भी पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे जो हमारा शीयर स्ट्रेस है वो सेम है ना। अगर यहाँ से रेडियल डिस्टेंस सेम है तो कोई भी डायरेक्शन में चले जाऊंगा, हमारा जो शीयर स्ट्रेस है वो सेम है ना। तो अगर शीयर स्ट्रेस सेम है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सारे उस पर्टिकुलर रिंग पर आने वाले एलिमेंट्स का इक्वल 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 स्ट्रेन हुआ होगा, यस और नो। और अगर सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो इक्वल रेडियल डिस्टेंस पर है इन सभी का अगर इक्वल स्ट्रेन हुआ है तो उस केस में हमारा जो प्लेन है वो अभी भी प्लेन ही रहेगा, हमारा जो सेक्शन है वो अभी भी प्लेन ही रहेगा। बट अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए देखो जरा, मान लीजिए इस तरह का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया और इस पे मैंने टॉर्क अप्लाई कर दिया, इस पे मैंने टॉर्क अप्लाई करा था। तो टॉर्क अप्लाई करने पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ हमारे अगेन कुछ एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप चेक करें क्या देखने को मिलता है कि अगेन रेडियल डिस्टेंस से जितना आप रेडियल डिस्टेंस बढ़ाओगे, मतलब सेंटर से डिस्टेंस बोल रहा हूँ, अब रेडियल डिस्टेंस का मतलब उतना यहाँ पर शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, है ना। ये आप सभी जानते हो दैट स्मॉल क्यू और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। बट जितना रेडियल डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना यहाँ पर स्ट्रेस तो बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा, बट ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है ना। अगर मैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अबाउट चेक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या दिख रहा है, रेडियल डिस्टेंस तो ज्यादा है ना। सो इस केस में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर सेंटर पे आते आते जीरो हो जाएगा, तो इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो इधर क्या देखने को मिल रहा है कि सर इधर शियर स्ट्रेस अलग अलग है ना। वहीं इसके अलावा अगर मैं डायगोनल की बात कर लेता हूं, अच्छा ये एग्जैक्टली प्लेन नहीं होगा, जो वेरिएशन दिख रहा है ना अभी फिलहाल मैंने आपको एकदम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके दे दिया है, वैसा होगा नहीं, ठीक है, वैसा इस केस में नहीं देखने को मिलेगा। सो वेरिएशन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अच्छा ये अगर अभी भी आपको स्ट्रेट ही दिख रही कर तो ये कुछ इस तरह का कर्व्ड रहेगा, ठीक है, ये कर्व्ड रहेगा। अच्छा इसके अलावा अगर मान लीजिए डायगोनल ले लेते हैं, ये है डायगोनल, लेट अस सपोज दैट दिस इज द डायगोनल,
ठीक है, तो डायगोनल के अबाउट जो आपको वेरिएशन दिखेगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है, अगेन यहाँ पर वेरिएशन है वो अलग अलग है हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्ट्रेस की वैल्यू भी सेम नहीं है। और अगर ऐसा है that as shear stress is different, as shear stress is varying in different directions, in different डायरेक्शंस और प्लेन्स, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेन होगा वो भी अलग अलग होगा। और अगर स्ट्रेन अलग अलग है दैट मीन्स वार्पिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल टेक प्लेस, वार्पिंग विल टेक प्लेस। और अगर वार्पिंग यहाँ पर हुई तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन क्या होगा, अब कर्व हो जाएगा ना कि प्लेन रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं सेक्शन विल नॉट रिमेन प्लेन, विल नॉट रिमेन प्लेन। तो चलिए खैर यहाँ पर हमारा ये आंसर तो मिल ही गया है। एंड ऑब्वियसली बात है एक रेक्टेंगुलर में अगर वार्पिंग हो रही है तो कोई भी ऐसा जो शेप है जिसमें रेडियल डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम और एक्सट्रीमोस्ट फाइबर सेम सेम नहीं है, ऑब्वियसली बात है उस केस में वार्पिंग देखने को मिलेगी। तो जो भी आपका सेंटर है सेंटर से इक्वल इक्वल डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स क्या है, आपका फ्री सरफेस, आपका जो मैक्सिमम एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर है वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो चाहे वो आपका सॉलिड सर्कुलर हो, चाहे आपका कैसा हो, हॉलो सर्कुलर हो, दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या होता है जो एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर है उसका डिस्टेंस क्या है, हर एक डायरेक्शन में इक्वल है ना। अगर अलग अलग यहाँ पर डिस्टेंस हुआ तो वार्पिंग हो सकती है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट दिस पर्टिकुलर theory or assumption is valid only and only for the solid circular या फिर hollow circular shaft। कि बाकी जो शेप्स है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन ये भी सही होता, लेकिन हमें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पे टिक करना था, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2017 का। अगेन देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। अ हॉलो शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, which of the following diagrams shows the shear stress variation in the shaft along its radius। देखिए अगर मैंने आपको फॉर्मूला याद दिलाया था T बाय जे इज इक्वल्स टू बी टाउ बाय आर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाउ इज इक्वल्स टू बी क्या हो सकता है, T इंटू आर बाय जे। अब देखिए टॉर्क जो अप्लाई करा वो तो कांस्टेंट रहेगा हर एक सेक्शन के लिए। अब जो J है दैट इज आईपी, आईपी की वैल्यू भी हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कांस्टेंट ही होती है, सेम ही होती है। आर की वैल्यू, जो ये आर है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, है ना। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि रेडियल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां मैं प्लॉट कर रहा हूं तो यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस ये है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे वाला पॉइंट ले लूंगा तो उसके लिए रेडियल डिस्टेंस अगेन चेंज हो जाएगा, थोड़ा और आगे वाला पॉइंट ले लूंगा तो हो सकता है उसके लिए रेडियल डिस्टेंस अगेन चेंज हो जाए। तो रेडियल डिस्टेंस तो वैरी करता है, यही वैरी कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और द रेडियल डिस्टेंस। हाँ सर, ये जो शियर स्ट्रेस है ये मैक्सिमम कहाँ होगा, व्हेन आर इज आल्सो मैक्सिमम, है ना। और आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर शाफ्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो कहाँ होगा, एट द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से देखो अब क्या देखने को मिल रहा है कि सर एक तो वेरिएशन लीनियर वेरिएशन है, पहली बात है आर की पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर वेरिएशन। अब लीनियर वेरिएशन वाला एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, बाकी ऑब्वियसली बात है ये लीनियर वेरिएशन नहीं है, ये लीनियर वेरिएशन नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर अगर मान लीजिए आपका हॉलो शाफ्ट है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो हॉलो शाफ्ट में इनर रेडियस अगर है, ऑब्वियस सी बात है इनर रेडियस भी अगर है तो इनर रेडियस की वैल्यू लिखनी होगी, है ना। और वहां पर अगर इनर रेडियस मैंने लिख दिया इसकी जगह तो उधर वैल्यू जीरो तो नहीं होगी स्ट्रेस की, है ना। और अगर यहां वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड बचता है ना। तो सिर्फ थर्ड डायग्राम सही है। और अगर आप लोगों ने ये पर्टिकुलर चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, चाहे थियोरेटिकल भी क्यों ना हो, कंसेप्ट अगर ठीक से पढ़े हैं तो ऑब्वियसली बात है ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। आंसर क्या आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आ गया।
ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, बोलता है दैट इन अ शाफ्ट द shear stress is not directly proportional to। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कुछ कुछ सिमिलर है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखा था हमने उसके। देखिए जरा, ये फॉर्मूला आप सभी ने अभी अभी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है ना। आप लोगों ने पहले से ना भी पढ़ा हो तो मैंने तो पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा अभी अभी पढ़ा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखूंगा तो क्या देखने को मिलता है, टी आर बाय जे, या फिर इसको लिख सकते हैं जी थीटा इंटू आर बाय एल। ठीक है ना, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से कि सर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यस और नो, दिख रहा है। हाँ सर, पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या बोलता है, अगेन टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये रहा सर एंगल ऑफ ट्विस्ट, और टाउ भी ऊपर ही दिख रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है, दैट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्या ये सही है? नहीं सर, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये सही था। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है क्या, दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ सर, ये जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट था वो गलत हो रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी का, और उसी पे आपको टिक करना है, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर आपने ये नॉट को मिस कर दिया तो भैया आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कितना भी पढ़कर चले जाओ, कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ, लेकिन अगर क्वेश्चन ही ठीक से पूरा नहीं पढ़ते हो भैया तो फिर भगवान ही बचा सकता है कि आप टिक करना चाह रहे थे बी पर और आपने टिक कर दिया सी पर। ऐसी कोई दया हो जाए आपके ऊपर तो बात अलग है, बाकी फिर तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि आप वहां पर बच पाओगे। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ो समझो, फिर क्वेश्चन के आंसर को चेक करा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2017 का है, बोलता है दैट द टू शाफ्ट्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल आर जॉइंड इन सीरीज। भैया दो यहाँ पर शाफ्ट है, चलिए मैं इनको दिखा देता हूँ। ये है, मान लेते हैं एक फिक्स्ड एंड, और यहाँ पर हमने एक शाफ्ट लगाया है, और ऑब्वियसली बात है इन दोनों का जो रेशियो है वो अलग अलग है, इन दोनों का जो रेशियो है वो अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि एक का डायमीटर ये है और दूसरे का डायमीटर कुछ और अलग है। ठीक है, अच्छा इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम बोल दी है, लिख रहा है सेम लेंथ लिखा है, तो इनके लिए जो लेंथ है वो सेम है, दोनों के लिए लेंथ एल एल मान लेता हूं। दोनों ही सेम मटेरियल के है, इसका मतलब दोनों के लिए ही जी की वैल्यू भी सेम है ना। तो आप पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल्स टू बी, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज टी बाय जे। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों ही शाफ्ट्स का अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, दैट व्हाट विल बी द ट्विस्टिंग एंगल, है ना। तो ट्विस्टिंग एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट थीटा इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी टी एल बाय जे जी, है ना। तो अगर मैं थीटा वन अपॉन थीटा टू लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, टी वन एल वन बाय जी वन इंटू जे वन डिवाइडेड बाय टी टू एल टू बाय जी टू इंटू जे टू। अब क्योंकि देखिए सेम मटेरियल, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ भैया जी और जी वन और जी टू सेम है ना, लेंथ की वैल्यू भी सेम है ना, और टॉर्क भी सेम लग रहा है क्योंकि ये सीरीज में है। अब ध्यान दीजिएगा, एज शाफ्ट्स आर इन सीरीज, एज शाफ्ट्स आर इन सीरीज, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट टॉर्क विल बी इक्वल इन बोथ द शाफ्ट्स, है ना। तो T1 और T2 भी सेम सेम हो जाएंगे, दैट मींस थीटा वन अपॉन थीटा टू, जब रेशियो लिखूंगा तो क्या बचेगा, दैट इज J2 अपॉन J1। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए D1 बाय D2 की वैल्यू 2 है, तो मुझे अब ये बता दो कि इनके एंगल ऑफ ट्विस्ट का जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, है ना। तो बड़ा आसान है यहाँ से रेशियो निकालना, क्या आ जाएगा देखिए जरा, जे की वैल्यू आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू बी पाई डी रेस टू पावर 4 बाय 32 होती है। क्या होती है, पाई डी रेस टू पावर 4 बाय 32 होती है। तो मैं लिख सकता हूँ पाई डी टू रेस टू पावर 4 बाय 32 डिवाइडेड बाय पाई डी वन रेस टू पावर 4 बाय 32। ठीक है ना, सो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज D2 बाय D1 रेस टू पावर 4। अब देखिए ये रेशियो मेरे को दे दिया गया है 2, है ना। तो अगर ये रेशियो को मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूं
तो ये रेशियो आ गया मेरे पास कितना 1/16। बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रेशियो एग्जैक्टली नहीं लिखा था कि फर्स्ट टू सेकंड है या फिर सेकंड टू फर्स्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि इसका इनवर्स भी लागू हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट टू सेकंड ले लो या फिर सेकंड टू फर्स्ट ले लो, अगर मेंशन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आसान था ये क्वेश्चन भी अगेन सॉल्व करना, लेकिन हाँ देखो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, एसएससी जेई की एग्जाम है, कोई बहुत रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है आप लोगों को। तो आप ये अज्यूम करें कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, टाइम ज्यादा दिया नहीं जाता आप लोगों को, तो ऑब्वियसली बात है आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाए, वहां पर क्वेश्चन ईजी है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़कर गए होंगे, क्वेश्चन इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा अच्छा है, हाँ आप लोगों के लिए बहुत इजी हो सकता है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। मेरे लिए अच्छा इसलिए क्योंकि भैया इसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको कर सकता हूं, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, दैट अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m। शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, m लग रहा है, एंड टॉर्क भी लग रहा है t लग रहा है, एंड टॉर्क भी क्या लग रहा है, t लग रहा है। तो फिर पूछता है दैट रेशियो ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, m बाय आई इज इक्वल्स टू बी f बाय y इज इक्वल्स टू बी e बाय r, है ना। ये बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन सभी ने पढ़ी है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट द बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू बी योर m इंटू वाई बाय आई, है ना। और अगर मैं यहाँ पर सर्कुलर शाफ्ट ही बोल रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, m बाय z, है ना, m बाय z भी लिखा जा सकता है। तो f की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर से, दैट इज m इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। लेकिन अगर मैं टॉर्क के लिए यहाँ पर इक्वेशन बोलता हूं तो भैया हमारे पास टॉर्जनल इक्वेशन क्या है, दैट इज टी बाय जी इज इक्वल्स टू बी टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू बी जी थीटा बाय एल। अब मुझे तो शियर स्ट्रेस चाहिए ड्यू टू द टॉर्जन, मैं क्या लिख सकता हूँ, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू बी टी इंटू आर बाय जे। ठीक है, सो इसी को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू बी टी बाय जेड पी, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू बी टी इंटू 16 बाय पाई डी क्यूब। अब देखो मेरे पास कुछ कुछ यहाँ पर समझाने के लिए था, मेरे लिए इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कम से कम सॉल्यूशन में कुछ बताने को तो होना चाहिए भाई, ऐसा तो ना हो क्वेश्चन कि डायरेक्टली टिक ही करना है उस पे, मेरा काम कहाँ ज्यादा बचता है फिर। एक्चुअली अधिकतर क्वेश्चन इजी होते हैं एसएससी जेई के, इसीलिए इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो सबसे मिनिमम लेवल का है। हाँ अगर आप गेट या फिर ईएससी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो उनमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है एक्चुअली, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एकदम तोड़ू फोड़ू जो कि बनने ही नहीं है आपसे वैसे क्वेश्चन है, नहीं, गेट और ईएससी के वैसे भी नहीं है कि एकदम बनने ही नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बताने को होना तो चाहिए क्वेश्चन में, इसमें था थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे अच्छा लगा। बट आई होप शायद आपने आंसर निकाल ही लिया है अभी तक। आंसर क्या आएगा चलो बता दो, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मतलब एफ टू द टाउ। अच्छा ये सारे मैक्सिमम ही होंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना वो मैक्सिमम ले ली थी कैपिटल R, है ना। इस केस में भी R की वैल्यू मैंने क्या ले ली थी, कैपिटल R, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल r या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सो f बाय टाउ मैक्सिमम वैल्यूज लिख रहा हूं, है ना। क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 32 m बाय पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 16 t बाय पाई डी क्यूब। देखो पाई डी क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर 32m डिवाइडेड बाय 16t दैट इज इक्वल टू बी 2m बाय t। क्वेश्चन इजी था, देखिए लेवल क्वेश्चन का इजी था, लेकिन क्या आप इतना खुद से कर पाते हो एग्जाम टाइम में, ऐसा तो नहीं कि भैया आप पहली बात तो ये वाली इक्वेशन को याद नहीं रख पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। गलतियां कहाँ होती है अधिकतर क्वेश्चंस, क्यों आप स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हो, तो भाई पीछे कहाँ रह जाते हैं कि भैया अगर ये फॉर्मूले ही याद नहीं है, अच्छा चलो सर ये फॉर्मूले याद नहीं है, सबसे बेसिक स्टेप इसको तो क्रॉस कर लिया, लेकिन चलो सर ये फॉर्मूला याद है, फिर यहां तक पहुंचने में टाइम लग जाता है आपको, यहां तक पहुंचने में आपको टाइम लग जाता है एग्जाम टाइम में,
है ना। चलो सर यहां तक निकल भी गया, और उसके बाद फिर जब रेशियो लेने की बात आई तो वहां पर अगेन कंफ्यूज क्यों, क्योंकि कभी पेन पेपर पे तो लिखने की आदत ही नहीं डली ना। अब अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का बुराई, सबसे बड़ी बुराई क्या है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है वीडियो देखकर कि हाँ भाई सब हो गया बढ़िया से। टीचर ने क्वेश्चन वीडियो में आपको सॉल्व करवाया था, टीचर ने करवाया था, आपने नहीं करा। मुझे एक बात का जवाब दो, अभी भी आप सभी सेशन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, क्या आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठे हो? अगर बैठे हो तब तो आप रियलिटी में जी रहे हो, है ना। और अगर आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठे, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो आप एक्चुअली सपने की दुनिया में हो कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हार्श रियलिटी है सच में। अगर आपने पेन पेपर नहीं लिया तो ऐसा कोई भी सेशन किसी का भी, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे आपके पेड क्लास में हो, किसी भी टीचर का कितनी भी क्लासेस आप अटेंड कर लो, क्वेश्चंस आपको आते जरूर होंगे, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, और वो भी विद एक्यूरेसी। और वो सिर्फ तभी हो पाएगा आपसे जब आप खुद अपनी पेन पेपर पे वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। तो सिर्फ वीडियो ना देखे, साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है आप सभी को। ओके, आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, दैट द बेंडिंग मोमेंट विच व्हेन एक्टिंग अलोन would produce the maximum stress equal to the major principal stress caused by the combined action of bending and tension and torsion होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, है ना। तो torsion होना चाहिए, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो एक्चुअली यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, टॉर्जन आना चाहिए था। अब देखो जो भी मिस्टेक है मैंने करेक्ट तो कर ही दिया है, बट इसको बोला जाता है एज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। मतलब समझाता हूं आपको जरा। देखिए आप सबको मैंने अभी अभी बताया दैट योर एफ, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू बी 32m बाय पाई डी क्यूब। ठीक है, इन द सेम वे मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया जो शीयर स्ट्रेस है ड्यू टू द टॉर्शन, वो कितना होता है, दैट इज 16t बाय पाई डी क्यूब, है ना, बताया जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में। अब अगर मैं आपको पूछूं भैया बेंडिंग स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस होता है, नॉर्मल की शीयर, तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये कैसा स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और ये जो टॉर्जन की वजह से एक्ट कर रहा है स्ट्रेस, वो कैसा होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द शीयर स्ट्रेस, दैट इज द शीयर स्ट्रेस। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछता हूं भैया ये बताओ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में पढ़ते हो आप लोग। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में आप लोगों ने मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या था फॉर्मूला, दैट वाज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, टाउ स्क्वायर बोल दो या फिर स्मॉल क्यू का स्क्वायर बोल दो, शीयर स्ट्रेस का स्क्वायर है ना। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या होते हैं, दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस। इस केस में अगर बात करें तो एकमात्र नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना है, स्मॉल है। और जो यहाँ पर शीयर स्ट्रेस दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू के बराबर, दैट इज 16t बाय पाई डी क्यूब। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से सिग्मा वन की वैल्यू निकाल लूंगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी और सिग्मा एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स बाय 2, अच्छा इसका होल स्क्वायर कर लेना, है ना, सिग्मा एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स क्या है, दैट इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। तो ठीक है, चाहे तो इसकी जगह हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस ही लिख देते हैं डायरेक्टली, ताकि आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए, एक स्टेप मेरी बच जाएगी। ठीक है, एक स्टेप बच जाएगी और कुछ नहीं, है ना। तो अब इधर वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी और 16m बाय पाई डी क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 16m बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस 16t बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 कैसे आ गया, तो भैया वो f/2 करना था ना। ठीक है, बट अभी ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों के इफेक्ट के कारण जो यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है उतना अकेले एक मोमेंट की वजह से आ जाए, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट को क्या बोला जाता है, एज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो भैया अगर मान ले एक मोमेंट की वजह से, सिर्फ मोमेंट ही एक्ट कर रहा है, टॉर्जन एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मोमेंट एक्ट कर रहा होता, तो भैया बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता, फॉर्मूला तो यही है ना। मोमेंट चेंज कर दो, मैं मान लेता हूं उसको एम ई मोमेंट है, तो दैट इज इक्वल टू बी
16 ME, सॉरी 16 नहीं होगा, 32 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी 32 ME, 32 लिख देता हूं भाई, क्या हो रहा है ये यहां से 32 ME बाय पाई डी क्यूब, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से ME की वैल्यू लिख सकते हो आप, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, फाइनल फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि यही आपको याद रखना है। तो क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा 16 बाय पाई डी क्यूब, सब में से कैंसल आउट कर दो, सब में दिख रहा है 16 बाय पाई डी क्यूब दिख रहा है, सब में कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें भी दिख रहा है 16 बाय पाई डी क्यूब, हाँ लेकिन सर 16 इंटू 2 दिख रहा है 32 लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जो 2 है ना उसको मैंने नीचे ले लिया है। अब क्या बचेगा, m प्लस अंडर रूट ऑफ, क्या बच गया यहां से, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से बच गया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप शायद फॉर्मूले को याद रख लेंगे आप लोग, मैं यहाँ पर इसको कलर भी कर देता हूँ अलग से बॉक्स बनाकर। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है, दैट द टॉर्क विच when acting alone would produce the maximum shear stress equal to the maximum shear stress is known as the equivalent torque, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हो आप, एज इक्विवेलेंट टॉर्क बोलते हो, लेकिन अब इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। भैया ये बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी डिफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बाय 2, इसी की वैल्यू लिखेंगे तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर होता है। अब यहां हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि भैया जो हमारे पास सिग्मा एक्स है वो है एफ, सिग्मा वाई 0 है ना, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा जो टाउ है उसकी क्या लिख दूंगा, दैट इज स्मॉल क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू और एफ की वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताई है, वैल्यूज पुट कर देता हूं। सो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू बी, और बाय 2 करा तो ये हो जाएगा 16 m बाय पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 16t बाय पाई डी क्यूब, दिस इज योर स्मॉल क्यू होल स्क्वायर। लेकिन अगेन इसी शियर स्ट्रेस को एक सिंगल टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो भैया वो सिंगल टॉर्क को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट टॉर्क। So that is equals to be 16 TE by pi d क्यूब, ये होता है एक्चुअली सिंगल टॉर्क की वजह से जो शियर स्ट्रेस आता है वो, है ना। तो एक काम करते हैं इसको इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल्स टू बी, क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, भैया 16 बाय पाई डी क्यूब सब में से में कैंसल आउट कर देना। तो देखो अगेन ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अलग से मिल गया है हम लोग का, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट टॉर्क which is again to be remembered। भैया ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मैंने आपको डेरिवेशन बताया है, बट एक्चुअली देखो यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है ना, ये क्वेश्चन के साथ साथ करवाया वाला है, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप मान लीजिए ये डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है, फटाफट करवाया, आई होप थोड़ा बहुत याद जरूर आ गया होगा अगर आप लोगों ने पहले इस डेरिवेशन को किया है तो। अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर से क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो आप क्या बोल देते हो, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी पे आप फाइनली टिक कर देंगे। बट हाँ देखो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने में मुझे तो मजा आया, आई होप शायद आपका भी प्रॉपर रिविजन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पिछले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट सीखा ना, फॉर्मूला सीखा, उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। क्या बोलता है, 2008 का न्यूमेरिकल है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि सर पहले इजी आते थे और अभी टफ आते क्वेश्चन, देखो ये 2008 का है, न्यूमेरिकल है, और 2018 में क्या था, डायरेक्ट सवाल था, सिर्फ डेफिनेशन वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया पहले ही इजी आते थे और अब थोड़े टफ आते हैं, भैया अभी 2018 में देखा सिर्फ स्टेटमेंट था और 2008 में न्यूमेरिकल था उसमें, है ना। तो आगे वाली स्टेप क्या होती है, स्टेटमेंट की न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वो पहले पूछ लिया गया था। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, दैट अ सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 5 किलो न्यूटन मीटर। भैया टॉर्क की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये है आपका मैक्सिमम टॉर्क जो यहाँ पर ये कैरी कर सकता है, कैन लिखा है। इफ द टॉर्क इज रिड्यूस टू 4 किलो न्यूटन मीटर, सो देखो ये है मैक्सिमम टॉर्क जो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अप्लाइड कितना है, दैट इज 4 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो फिर पूछता है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट इज, भैया कितना आप यहाँ पर एम अप्लाई कर सकते हो। अब अगेन बात को समझना,
कि अगर एक टॉर्क मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस टॉर्क के लिए जो स्ट्रेस आता था, शियर स्ट्रेस, वो मैक्सिमम होता था, हाँ या ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट एज मटेरियल इज सेम, एज मटेरियल इज सेम, इट्स shear strength will be same also, है ना भैया। चाहे आप वहां पर कैसा भी लोड अप्लाई कर दो, सिर्फ टॉर्क अप्लाई कर लो या टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट दोनों अप्लाई कर लो, भैया shear strength तो सेम रहेगी ना। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग कुछ टाउ मैक्स आता है तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो टाउ मैक्स आएगा उसके इक्वल होना चाहिए, है ना। और इन दोनों के कारण अगर टॉर्क और मोमेंट दोनों अप्लाई किया गया हो तो फिर वहां पर शियर स्ट्रेस कितना आता है, वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, दैट टाउ मैक्स इज कमिंग आउट एज इक्वल्स टू बी, और कितना आया था, दैट इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ 16m बाय पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 16t बाय पाई डी क्यूब का अगेन स्क्वायर। ये देखा था हमने टाउ मैक्स। लेकिन अगर अकेला एक टॉर्क अप्लाई करा हुआ है तो कितना लगता है, दैट इज इक्वल टू बी अगेन 16t बाय पाई डी क्यूब, है ना। अब अकेला टॉर्क कितना है, दैट इज गिवन एज 5। अभी अप्लाई कितना किया गया है, दैट इज 4। तो साथ में मोमेंट पूछ रहा है, तो इसी को मैं सॉल्व कर लूं। यहाँ पर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी टीई, लिख सकते हैं ना। इसको इक्विवेलेंट टॉर्क लिख देता हूं मैं अभी फिलहाल। तो अभी इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू क्या दे दी गई है, दैट इज इक्वल टू बी 5 किलो न्यूटन मीटर। कितना मोमेंट अप्लाई किया जा सकता है ये आपको निकालना है। अभी कितना अप्लाई किया गया टॉर्क, ये आपको दिया गया है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट द मोमेंट विल कम अप टू बी इक्वल टू बी और 25 माइनस 16। तो मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ताकि उतना ही शियर स्ट्रेस आ जाए जितना पहले मैक्सिमम वाले केस में आता था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करा, शियर स्ट्रेंथ जो है अपने मटेरियल की उसको सेम रखा है, और ये फॉर्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया। और देखो ये फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज चेंज हो गई है इस क्वेश्चन में। वैसे ये क्वेश्चन तो 2008 का है, बट इजी वाला क्वेश्चन 2018 का था। ओके, तो आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है। क्या बोलता है, दैट अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ प्योर टॉर्जन मोमेंट। ये एक टॉर्क यहाँ पर अप्लाई किया गया। फिर आगे बोलता है दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि टॉर्क अप्लाई करा गया है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज क्या होंगी। भैया एक बात बताओ कि मेरे को यहाँ से मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस हो सकता है वो कितना होगा। तो वो आप सबको ऑलरेडी पता है, दैट टाउ मैक्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी और अंडर रूट ऑफ, कितना था भैया बता दो जरा यहाँ पर, दैट इज 16m बाय पाई डी क्यूब प्लस 16t बाय पाई डी क्यूब। ठीक है, लेकिन अगेन देखो जरा ध्यान से देखिएगा, मोमेंट तो कुछ अप्लाई हुआ ही नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी और 16t बाय पाई डी क्यूब। यस और नो, यही आएगा सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अभी आपको पूछता हूँ एफ मैक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो दैट वाज 32m बाय पाई डी क्यूब थी, अगर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है तो। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन एक्ट कर रहा है तो उसके इसमें वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, दैट वाज 16 बाय पाई डी क्यूब, ठीक है, इंटू m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अभी ये बताओ मोमेंट एक्ट कर रहा है क्या, नहीं सर मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे, क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो m की वैल्यू 0 है यहां से, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लिख दूंगा 16 बाय पाई डी क्यूब इंटू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस टॉर्क स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16t बाय पाई डी क्यूब। ठीक है, अब ये 16t बाय पाई डी क्यूब है क्या सर, ये रहा हमारा टाउ मैक्स। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट एफ मैक्स और टाउ मैक्स दोनों ही क्या हो जाएंगे इस केस में, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। और रेशियो अगर पूछा जा रहा है जैसा क्वेश्चन में है, तो रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगेन काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए कम से कम ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब जो फॉर्मूले मैंने अप्लाई करे वो तो पता चल गए हैं आपको, मैंने बताए हैं आपको इसके पहले ही। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेंट होती है कि सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होते। तो भैया देखो, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो पहली बात तो ये समझ लो, ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होती है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस चीज का, एंड दैट इज द रिवीजन।
अगर आपसे नहीं होते हैं फॉर्मूले याद, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं याद करने का, जो आप पहले बचपन में भी करते थे, है ना, जब आपने एबीसीडी लिखना भी शुरू करा था ना, तब भी आपको एबीसीडी याद करवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था पता है? या अगर आपने कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी थी, है ना, तो फिर आपको टीचर क्या बोलता था कि भैया ये वर्ड को आप 10 बार लिख कर लाओ। पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर्म के अगर सारे फॉर्मूलेस को भी आप लिख लोगे इकट्ठा एक साथ, तो टोटल 5 पन्ने से ज्यादा नहीं भरेंगे, शायद 5 पन्ने से भी कम में आपके सारे फॉर्मूलेस लिखा जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहा हूं। क्या करोगे, सॉम के 5 पन्ने में सारे फॉर्मूले लिखो, एक बार नहीं 10 बार। मुझे पता है 10 बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद हो सकता है 5 बार में आप ये बोल दो कि हाँ सर सारे फॉर्मूले याद हो गए। तो 5 बार सारे फॉर्मूले 5 5 पन्ने, मतलब टोटल 25 पन्ने लिखने की अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये एक्सक्यूज देने का भी हक नहीं है आप लोगों को कि सर फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बात को समझो, आप तैयारी कर रहे हो एक ऐसी एग्जाम के लिए जो एग्जाम आपको आगे की अराउंड 35 या 38 ईयर्स आपको सैलरी देने वाली है ना, आपके जीवन का सारा खर्चा उठाने वाली है, आपको एक पोस्ट, आपको एक रेस्पेक्ट सोसाइटी में देने वाली है। अब वो जॉब अगर आपको इतना सब कुछ देने वाली है, अभी तो दे नहीं रही ना क्योंकि जॉब लगी नहीं है, तो वो इतना सब कुछ देने वाली है, तो क्या यार उसके लिए आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको 25 पन्ने भरने की बात कर रहा हूं मैं, ताकि सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और वही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते। ये ऐसी जॉब के लिए जो आपको 35 to 37 या हो सकता है 40 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, उतने साल आपको वो जॉब आपको सैलरी देने वाली, आपको रिस्पेक्ट स्टेटस सब देने वाली, उसके लिए इतनी मेहनत तो बिल्कुल बनती है ना। अगर आप मेहनत करने ही नहीं चाह रहे हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, देयर आर मेनी 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 थाउजेंड्स लैक्स ऑफ एक्सक्यूजेस। कभी नहीं हो पाएगा, एक्सक्यूजेस देने बैठ गए तो। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे यहाँ पर। 2017 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी विच इज हाफ ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड। भाई क्या बोल रहा है, टी जो है वो एम का आधा है, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखो फटाफट अब मेरे को अगेन बोलो, एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, दैट इज इक्वल टू बी 16 पाई बाई डी क्यूब इंटू एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब सर ये फॉर्मूला याद नहीं है भैया, पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या करा था हमने, फॉर्मूला याद करवाया था ना मैंने आपको। तो चलो इधर वैल्यूज पुट करो, 16 बाय पाई डी क्यूब, एम की वैल्यू को एम ही लिख देता हूं, एम की वैल्यू का अगेन एम लिख रहा हूं, लेकिन टी की वैल्यू को एम बाय 2 लिख रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज योर एफ मैक्स। क्या आ जाएगा देखो जरा, 16 बाय पाई डी क्यूब इंटू एम प्लस अंडर रूट ऑफ, क्या लिख दूंगा, 5/4 एम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास एफ मैक्स की वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूँ भैया टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, दैट वाज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 16 बाय पाई डी क्यूब इंटू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। डिराइव करके दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो अब ये मत बोलना सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, भाई अब तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, बेधड़क यूज करूंगा, पहले डेरिवेशन पहले करवा दिया आपको। ठीक है, अभी चलो जरा बताओ, 16 बाय पाई डी क्यूब, m की वैल्यू एज इट इज m पुट कर देता हूं और t की वैल्यू m/2 पुट कर देता हूं। ये तो स्क्वायर कर दिया, m² by 4 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू बी 16 पाई पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ 5/4 m स्क्वायर। दिक्कत है कोई? नहीं सर। अच्छा, रेशियो निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इन इसका और इसका रेशियो ले लो, 16 बाय पाई डी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट में जो एम स्क्वायर है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5/4। तो इसको लिख सकता हूं एज इक्वल टू बी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5/2। तो इसको सॉल्व करें, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5। क्या अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग? आंसर कर सकते हैं, 2 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट समथिंग। अब ये जो रेशियो आएगा ये 2 के थोड़ा आसपास आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। अब एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, बट ये पक्की बात है 2 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी।
तो ऑब्वियसली बात है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ऑलमोस्ट 2 है ना। वैल्यू जो आ जाती है एग्जैक्टली वो बता देता हूँ, 1.89 आ जाएगी, बट इसी को 2 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लेन क्या करते हैं, अरे यार सर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना मुश्किल है। भैया ये थोड़े बहुत जो अप्रोक्सीमेशन है इनको अप्लाई तो करो, ऑप्शन दूर दूर है। ऑप्शन भी आपको इसी तरह के दिए हैं कि भैया कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 2017 का क्या बोलता है, दैट अ रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। बार है यहाँ पर जो टॉर्जन को सब्जेक्ट किया गया है, तो पूछता है इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ आएगा। पर रेक्टेंगुलर बार की बात कर रहा है, वैसे मैंने आपको डायग्राम इसके पहले भी बनाकर दिया था रेक्टेंगुलर बार में। कैसा डायग्राम बनाकर दिया था सर? अरे भैया मैंने शियर स्ट्रेस का वेरिएशन बताया था, देखो जरा, बताया था इधर कि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा, फिर अगेन इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और अगर मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं तो डायगोनल के अबाउट वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब ये बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कौन सी एक्सिस के अबाउट आएगा? सर ये वाली एक्सिस के अबाउट दिख रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। अब ये वाली एक्सिस कौन सी है, कौन सी एक्सिस है ये? तो दिस इज द एक्सिस अबाउट लॉन्गर साइड, दिस इज द एक्सिस पैरेलल टू लॉन्गर साइड। ठीक है, अब लॉन्गर साइड देख लो जरा यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, 2017 का क्वेश्चन है दैट फॉर अ हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। भैया एक्सटर्नल डायमीटर क्या दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर क्या दे दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो आगे पूछता भैया टॉर्शनल रेजिस्टेंस मॉड्यूलस का यह वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। टॉर्जनल सेक्शन मॉडुलस की बात कर रहा है, सॉरी सेक्शन मॉडुलस की बात कर रहा है, मतलब जेड पी की बात कर रहा है, क्या होगा। अब जेड पी होता है क्या, दैट इज आई पी अपॉन आर, और आर मैक्सिमम। ठीक है, ये होता है जेड पी। लेकिन आईपी की वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ। आईपी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी पाई बाय 32 इंटू आउटर डायमीटर रेज़ टू पावर 4 माइनस इनर डायमीटर रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो वैल्यूज यहां पर पुट कर देता हूं, पाई बाय 32 इंटू 10⁴ माइनस 5⁴। ठीक है, पोलार था इसलिए नीचे 64 नहीं लिखा, 32 लिखा है, ये बात का ध्यान रखना है ना। आई होता है कितना, पाई d⁴/4/64। तो इस फॉर्मूले को इसके साथ कंफ्यूज मत कर देना भाई, कि ये छोटे छोटे से मिस्टेक्स है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम पर, वो बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी भाई। इसलिए आप इसके बारे में 100% श्योर हो जाए। आईपी होता है जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होता है 32, सिंपल मॉडुलस, सिंपल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो उसमें होता है डिनोमिनेटर में क्या 64। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हो गया आईपी की वैल्यू। लेकिन ये बताओ आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू बी योर आउटर डायमीटर बाय 2, दैट इज इक्वल टू बी 5 सेंटीमीटर। भैया आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है मेरे पास। तो अगर मैं अब यहां से आपको पूछता हूं भैया ये बताओ जेड की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 32 इंटू 10 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है, बोलो यस और नो, और डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड बाय 5 क्या, आर मैक्स। ठीक है, आईपी अपॉन आर मैक्स मैंने लिख दिया है, को सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। कैसे हो पाएगा सर, सॉल्व करने की टेक्निक भी बताता हूँ। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन थोड़ा समझाना है मेरे को, कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन भी समझानी है, वो भी सुनो। चलो पाई बाय 32, अब देखो इसको मैंने जो लिखा है ना, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखा जाता है इसको, एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस और नो। ए क्या दिख रहा है 10, बी क्या दिख रहा है 5, तो इसको मैं क्या लिख दूं 10 प्लस 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर मेरे लिए 10 स्क्वायर है, बी क्या है 5 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसी को अगेन फर्दर लिख दूंगा, पाई बाय 32 इंटू 10 स्क्वायर इज 100, 5 स्क्वायर इज 25, तो 100 प्लस 25 इज 125।
ठीक है। इन द सेम वे 100 माइनस 25 क्या हो जाएगा, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 5। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाय 32 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 3। देखो मैंने ये 5 से इस 125 को कैंसिल करा, 25 आ गया, और 75 को लिखा है 25 इंटू 3। देखो 25 का स्क्वायर आप सबको पता है, 25 का स्क्वायर क्या है, 3.14 इंटू 3 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 32। अब 3.14 इंटू 3 करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.5 के आसपास। ठीक है, 9.5 ऊपर है, 32 नीचे है। ठीक है, 9.5 ऊपर है, 9.5 इंटू 625 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अराउंड आ जाएगी। देखो 625 इंटू 10 करा होता तो 6250 आता। इसको लिख सकता हूँ 6000 डिवाइडेड बाय 32। 6000 डिवाइडेड बाय 32 करूंगा। देखो 6000 डिवाइडेड बाय 30 भी करा होता तो आंसर आता 200, बट 30 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, किससे कर रहा हूँ, 32 से, मतलब 200 से थोड़ा सा कम आएगा। अब 200 से कम मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया, बोलो बोलो जल्दी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 200 से कम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उससे फॉर्मूला जान लेना काफी नहीं होता कई बार ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है विदाउट कैलकुलेटर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। मैं थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन समझा सकता हूँ, ओरली कैसे करना है, जब जब जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा। और एक्चुअली इस तरह की ओरल कैलकुलेशन तो मैंने बहुत ज्यादा सिखाई है, क्योंकि एसएससी जेईई में क्वेश्चंस कम आते हैं न्यूमेरिकल वाले, है ना, प्री एग्जाम में। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आया है मेंस की एग्जाम में, जिसमें कैलकुलेटर दिया जा रहा है, वहां तो न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा होंगे, जिसमें कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में जाते हैं, वहां पर न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के भी आते हैं और कैलकुलेटर भी नहीं दिया जाता। तो जब मैंने आपको ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, वहां पर तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मैंने बताई है कि विदाउट कैलकुलेटर भी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओ। और ये सीखना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि देखो कैलकुलेटर यूज करने में टाइम ज्यादा लगता है, वेस्ट हो जाता है, टाइम कम पड़ता है स्टूडेंट को, क्योंकि वो कैलकुलेटर यूज करने में टाइम ज्यादा लगा देते हैं। अगर आप ओरली कैलकुलेशन कर पाते हो तो वो सबसे अच्छी चीज है। ठीक, चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर आंसर आ चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है 2018 का, बोलता है दैट पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ अ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट टॉर्जनल रेजिस्टेंस T by G is equals to be tau by R is equals to be G theta by L। मुझे सबको पता है that T is directly proportional to G हो जाएगा, तो ये फर्स्ट तो सही है। फिर आगे क्या बोल रहा है, T is directly proportional to थीटा, देखो T और थीटा दोनों ही न्यूमरेटर में है, मतलब ये भी सही है। फिर आगे क्या दिख रहा है, T is inversely proportional to length, सही है यार, है ना। तो शायद ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली गलत है, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है, पहले भी देख लेना, इसी सेम सेशन में ये क्वेश्चन करा है हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2017 का, क्या बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल बी द बेस्ट इन टॉर्शन। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया दैट टी बाय जी इज इक्वल्स टू बी टाउ बाय आर। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं आपको। तो T इज इक्वल्स टू बी टाउ इंटू जे बाय आर। कितना टॉर्शनल रेजिस्टेंस है, मैं क्या बोल सकता हूं, दैट टॉर्शनल रेजिस्टेंस, कितना हम यहाँ पर जो मेरा शाफ्ट है उसकी टॉर्शनल रेजिस्टेंस कितनी है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शीयर स्ट्रेस के, है ना, या फिर शीयर स्ट्रेंथ के। क्यों, क्योंकि भैया टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसी को बोलते हैं हम लोग शीयर स्ट्रेंथ, है ना, बट दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जे। अब जे क्या बोला जा सकता है, दैट इज जे बाय आर, है ना, क्योंकि आर को भी कंसीडर कर ले, क्योंकि ये सेक्शन के बारे में बता रहा है। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड पी, यस और नो। सवाल ये आता है कि सर ये जेड पी ज्यादा किसके लिए होगा, जिसका जेड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, यस और नो, जिसके लिए भी आईपी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलार वाला ज्यादा हो। पोलार मॉडुलस की बात कर लूं, या फिर सॉरी पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लूं, या फिर सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लूं, ये दोनों ही एक्चुअली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ए इंटू आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा एरिया, मतलब आई की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, बात समझना।
अगर आपके न्यूट्रल एक्सिस से या फिर सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा एरिया प्रेजेंट है या फिर ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा वेट प्रेजेंट है, इसका मतलब आई की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो लिख देता हूं, इफ मोर एरिया इज प्रेजेंट, इफ मोर एरिया और वेट इज प्रेजेंट at at more radial distance, at more radial distance, then ZP और IP और I will be more। अच्छा, ये सबके सब सेम नहीं होते, बट सबके लिए सेम ही कंडीशन लागू हो जाएगी। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ठीक, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है। दूसरा है हॉलो, दूसरा है हॉलो। So let us suppose that this is your hollow circular shaft। तीसरा क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। चौथा क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर। ये चार शेप दिए गए हैं। अच्छा, चारों का सेंटर बनाना जरा, एक बार इसका इधर, एक बार इसका भी इधर, एक बार इसका इधर कहीं होगा, इसका इधर होगा सेंटर। ठीक है, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस पे जरा चेक करो किसमें कितना कितना एरिया है। सेंटर से एक पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस ले लेते हैं, ये रेडियल डिस्टेंस ले लिया, है ना। तो इस रेडियल डिस्टेंस पर कितना एरिया दिख रहा है सर, ये वाला एरिया दिख रहा है। तो दिस इज द विड्थ एट दैट रेडियल डिस्टेंस। जबकि इससे थोड़ा रेडियल डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां पर ऑब्वियसली बात है डायमीटर बढ़ जाएगा, अगर सेम वॉल्यूम या सेम वेट ले लिया जाए सॉलिड और सर्कुलर में से। क्यों? क्योंकि सर जो हमारा सॉरी सॉलिड या हॉलो में से, हॉलो में क्या है, सेंटर पे तो मास है ही नहीं। तो एक्चुअली अगर सेंटर पे मास नहीं है तो उसका डायमीटर ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, हाँ या ना। फॉर द सेम वेट मैं क्या बोल सकता हूं, दैट फॉर द सेम weight, for the same weight, diameter, outer diameter of hollow section will be more than the outer diameter of the solid। इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा डायमीटर ज्यादा, मतलब हॉलो के लिए, है ना। और ऑब्वियसली बात है हॉलो में छोटे डिस्टेंस पर तो एरिया बहुत ही कम है, बल्कि जीरो है एक्चुअली छोटे डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब जितना छोटा डिस्टेंस पे यहाँ पर एरिया होगा उतना आई की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ए इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, यस और नो। इधर इस केस में देखो ज्यादा डिस्टेंस पर कितना एरिया दिख रहा है, बस इतना छोटा सा। ज्यादा डिस्टेंस पर कितना एरिया दिख रहा है, बस ये छोटा सा थिन एज दिख रही है सर। इसमें देखो ज्यादा डिस्टेंस पर क्या दिख रहा है, थिन एज। इसमें देखो ज्यादा डिस्टेंस पर क्या दिख रहा है, थिन एज। इसमें देखो ज्यादा डिस्टेंस पर अगेन थिन एज दिख रही है रेक्टेंगल में। जबकि इसमें जरा चेक करोगे तो ये भैया पूरा एक सर्कुलर सरकमफ्रेंस मैंने बनाकर दे दिया, और वो डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा अगर हॉलो शाफ्ट है तो इसका मतलब टॉर्जनल रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसका ZP ज्यादा है, और ZP ज्यादा होता है किसका, सर्कुलर का। और सर्कुलर में भी हॉलो का और ज्यादा हो, क्योंकि हॉलो में ज्यादा डिस्टेंस पर मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो हॉलो शाफ्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हॉलो में भी सर्कुलर वाला। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज को आप कंपेयर किस तरह से कर सकते हो, ओरली कंपेयर करने की बातें समझा रहा हूं मैंने कुछ आपको यहाँ पर न्यूमेरिकली लिखकर कैलकुलेट करके नहीं समझाया है, सिर्फ ये बता दिया है दैट योर टॉर्जनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZP। ये आपको पहले से पता था, किस तरह से आप सिर्फ फिगर देखकर जज कर लोगे ये समझाया है मैंने आपको। ए इंटू आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए आई होप शायद बातें समझ में आई हैं यहाँ पर, तो आंसर टिक कर दिया है हम लोग। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट what type of buckling of an axially loaded compression steel member occur when the torsional rigidity of the member is appreciably smaller than its bending rigidity। अगर टॉर्जनल रिजिडिटी बहुत कम है, इसका मतलब GIP की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत कम है, देन द बेंडिंग रिजिडिटी मतलब E इंटू आई। ऑब्वियसली बात है टॉर्जन में यहाँ पर क्या हो जाएगी, फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझना यहाँ पर आपको, एक्चुअली जो हमारा स्टील मेंबर है ना उसका सेक्शन नहीं दिया, एक्सियली लोडेड तो बोल दिया लेकिन वो सेक्शन
कैसा होगा इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें टॉर्जन ट्विस्टिंग होगी कि नहीं होगी। उसके लिए डिफाइन किया जाता है शीयर सेंटर। बट अभी फिलहाल अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये शीयर सेंटर के अबाउट लोड नहीं लग रहा है, कुछ ट्विस्टिंग आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ट्विस्टिंग मतलब टॉर्जनल फेलियर ही देखने को मिलेगा, मतलब टॉर्जनल बकलिंग ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट द एसएससी 2018 का क्वेश्चन है, दैट अ शाफ्ट रोटेटिंग n rpm अंडर अ टॉर्क ट्रांसमिट्स अ पावर ऑफ, देखो पूछ किसका फॉर्मूला रहा है, पावर का फॉर्मूला रहा है। तो पावर का सिंपल अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं तो रोटेशन में फोर्स की जगह क्या लिखा जाता है, दैट इज टॉर्क। और वेलोसिटी की जगह अगर रोटेशन मोमेंट मोशन है तो उसमें वेलोसिटी की जगह क्या लिखा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाती है, दिस इज फॉर द रोटेशनल मोशन और इवन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन किसके लिए होता है, फॉर द लीनियर मोशन। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले को कंफ्यूज मत करना, भाई किस टाइप का मोशन है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखते हो आप, ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πn/60 होता है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज n इज नथिंग बट दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट होते हैं, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे T/N/30 भी लिखा जा सकता है। तो ये फाइनली यहां से फॉर्मूला बन गया हमारे पास, है ना। वो 2πn और ये 60 में से एक 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, आई होप शायद बात क्लियरली समझ में आ रही है, क्योंकि बेसिक से आप समझोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फॉर्मूले को याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2018 का अगेन क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट जिसका डायमीटर दे दिया गया है, डायमीटर कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर है, लेंथ दे दी गई है 400 सेंटीमीटर है, एन की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू दे दी गई है एज 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और फिर बोलता है कि भैया इस पे आपने टॉर्जनल ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर दिया है, और फिर मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू देकर पूछता है कि भाई यहाँ पर ये बता दो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा। तो देखो आप सबको मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है, जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल्स टू बी टी बाई जे। पुट करते हैं थीटा की वैल्यू, क्या आ जाएगा, टी एल बाई जी इंटू जे। वैल्यूज पुट करें अब जरा, तो टी टॉर्क की वैल्यू कितनी दे दी गई है ये आपको निकालना है क्या, सर ये नहीं निकालना, बल्कि एक्चुअली आपको शीयर स्ट्रेस की वैल्यू पहले ही दे दी गई है। तो एक काम करते हैं, पहले शीयर स्ट्रेस की वैल्यू का साथ यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल्स टू बी टाउ बाय आर। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा जो अभी हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने फॉर्मूला। तो इसी को यहाँ पर सॉल्व करें, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, टाउ इंटू एल बाय जी इंटू आर, लिख सकते हैं। टाउ की वैल्यू देखो जरा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एल की वैल्यू जरा देखो, लेंथ की वैल्यू क्या दे दी गई है, दैट इज 400 सेंटीमीटर मतलब 4000 mm। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, जी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू बी 0.8 इंटू 10⁵ आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। तो 100 mm लिख देता हूं इधर, कोई दिक्कत, जितने जीरोस कैंसिल आउट कर सकते हो कर लो यार। ठीक है, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, देखो जरा, ऊपर दिख रही ये 3 जीरो, ये दिख रहा है 2 जीरो, और ये और 7 जीरो हो गए नीचे, है ना। 7 जीरोस के साथ 8 भी है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁶, है ना, कोई दिक्कत। नीचे के जीरोस को भी मैंने कैंसिल आउट नहीं करा है, बट इसको लिख देता हूं 20। ठीक है, एक जीरो और ये 3 जीरो, 4 जीरो तो ऑलरेडी हो गया, 20 का एक और जीरो मतलब 2 इंटू 10⁵ हो गया। ठीक है, आंसर किस में आएगा, दैट इज इन रेडियंस। ठीक है, तो क्या बन गया, 1/4 इंटू 10, नीचे बच गया 10, तो 1/40 दैट इज इक्वल टू बी 0.025। बट सर देखिए यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है,
कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है उसके जैसा आप उस पर टिक करिए। ठीक है, हो सकता है 10 की पावर में कुछ गड़बड़ की हो क्वेश्चन में भी, हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2017 का, क्या बोलता है, दैट अ सर्कुलर शाफ्ट एट ए has a diameter d for half of its length and a diameter d by 2 for another half. आगे बोलते हैं व्हाट इज द रोटेशन ऑफ सी रिलेटिव टू बी। सी विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, अगर b विद रिस्पेक्ट टू ए दिया गया है पॉइंट में। भैया देखो क्या दिया गया है, थीटा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दिया गया है। ये क्या होगा, थीटा ऑफ b माइनस थीटा ऑफ ए, है ना। अगर दोनों का अलग अलग कुछ रोटेशन है ए और बी का तो उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। बट इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, 0.1 रेडियन। तो एक बात बताओ, ए पॉइंट क्या है, ए इज फिक्स्ड है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ए फिक्स्ड है इसका मतलब रोटेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा बी माइनस थीटा ए की वैल्यू जो दिख रही है वो होगी सिर्फ और सिर्फ थीटा बी की वैल्यू। और थीटा बी किससे होगा यहाँ पर गवर्न, इस वाली शाफ्ट से। ठीक है, तो भैया अगर टी इधर लग रहा है तो पूरे के पूरे दोनों ही पार्ट में सेम टॉर्क अप्लाई होगा। और थीटा का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, दैट इज टी एल बाय जी जे, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टी ए बी इंटू एल ए बी अपॉन जी ए बी इंटू जी जे ए बी, है ना। तो अगेन इसको सॉल्व करें, यहाँ पर थीटा बी की वैल्यू दिख रही है 0.1 इज इक्वल्स टू बी, क्या लिख दूं, टी इंटू एल बाय 2, लेंथ एल बाय 2 है ना। जी की वैल्यू को एज इट इज जी ही लिख देता हूं, जे की वैल्यू को यहाँ पर क्या लिख दूंगा, पाई इंटू जे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी रेज टू पावर 4 बाय 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। या फिर चलो अभी इसको एज इट इज ही लिख देते हैं, यहाँ पर जी जे ए बी लिख देता हूं मैं, इसको जे ए बी ही लिख देता हूं। ठीक है, इसको अभी नोट डाउन करके रखो, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल और इस पोर्शन के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। अब इस पोर्शन में भी अगेन सेम टॉर्क लग रहा होगा। तो थीटा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी लिख रहे हैं, तो क्या लिख दूंगा, दैट इज थीटा ऑफ सी माइनस थीटा ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, क्या आ जाएगा, थीटा ऑफ सी माइनस 0.1। भाई थीटा ऑफ बी आपको पता ऑलरेडी 0.1 है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे अगेन, तो क्या लिखूंगा, टी इंटू एल बाय 2 इंटू जी इंटू जे बी सी। जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि वो तो डायमीटर पे डिपेंड करता है। लेंथ की वैल्यू जरूर सेम है, टॉर्क की वैल्यू जरूर सेम है, लेकिन डायमीटर अलग अलग है। ठीक है, तो क्या लिख दूं, थीटा सी माइनस 0.1 इज इक्वल्स टू बी टी इंटू एल बाय 2 बाय जी इंटू जे बी सी। अच्छा, जे बी सी और जी वगैरह सब कैंसल आउट हो सकता है अगर रेशियो ले लिया जाए तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, रेशियो थीटा सी माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूं। ठीक है क्या आ जाएगा, देखो टी इंटू एल बाय 2 कैंसल आउट हो जाएगा और इवन जी भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखो जरा, जे बी सी डिनोमिनेटर वाला बच जाएगा और इधर बच जाएगा जे ए बी। ठीक है, अब इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं थीटा सी माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू बी, लिख सकते हैं जे ए बी अपॉन जे बी सी। यस और अब जे क्या होता है, दैट इज पाई डी रेज टू पावर 4 बाय 32, है ना। तो मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू बी डायामीटर ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ बी सी रेज टू पावर 4, है ना। अब डायमीटर की वैल्यूज क्या है, ए बी के लिए है डी और बी सी के लिए है डी बाय 2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या आ जाएगा, डी बाय 2, डी बाय 2 रेज टू पावर 4। तो ये आ गया रेशियो 16। तो थीटा सी माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसी को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, यहां से 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी, और क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.1 से डिवाइड कर दिया मतलब 10 टाइम्स ऑफ थीटा सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी 16। तो थीटा सी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू बी 17 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू बी 1.7। थीटा सी की वैल्यू आ गई 1.7। देखो ओरली कर रहा हूं मैं,
थीटा सी की वैल्यू आ गई 1.7, लेकिन पूछ क्या रहा था, बी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी सी विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा था। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर पूछ रहा है थीटा ऑफ, क्या पूछ रहा है, सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिख दूंगा, 1.7 माइनस 0.1, दैट इज इक्वल टू बी 1.6 रेडियन। क्या ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट में एक्चुअली जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, वो सी का रोटेशन नहीं पूछा है, सी का रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, एब्सोल्युटली नहीं पूछा था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने एंड में लिया है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करी है, देखो थोड़े अच्छे सवाल भी आ जाते हैं कई बार, ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं आपकी एग्जाम में, इसलिए थोड़े प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स की। बिल्कुल नहीं आते न्यूमेरिकल्स ऐसा बोलकर चले जाओगे तो भैया ये वही वाली बात है कि भैया ऑस्ट्रिच है, देखा है शुतुरमुर्ग, है ना, कोई शिकार करने आता है, डर जाता है तो रेत के अंदर मुंडी डाल देता है, ये सोचता है उसको कोई नहीं देख रहा। अरे भाई ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ, आप ये मान लो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, जो आपको नहीं आता आप उसको सीखो, टाइम थोड़ा सा दो, है ना, तो अपने टाइम को सेव करो, और जो जगह है जहां पर आपको अप्लाई करना चाहिए उस टाइम को, वो आप समझ पाओ, यही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि टाइम ही सबसे ज्यादा कीमती है। तो अपने टाइम को कभी भी वेस्ट मत होने देना, ऐसी जगह कभी भी टाइम मत लगाओ जहां पर आप अच्छे लेवल पर नहीं सीख रहे हो, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो यही आपको आपके कट ऑफ से दूर करते हैं। क्योंकि जब कट ऑफ लिस्ट निकलती है ना, जब सिलेक्शन की लिस्ट निकलती है ना, 1 या 2 नंबर का ही जो डिफरेंस है ना, वही आपको सिलेक्ट या फिर नॉन सिलेक्ट कैंडिडेट बना देता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आंसर मिल चुका है 1.6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2020 का है, पूछता है कि भैया सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर दे दिया गया है एज 100 mm, एंड बोलता है कि भैया इस पर टॉर्क अप्लाई किया गया 8 किलो न्यूटन मीटर का। तो पूछता है कि भैया मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम सॉरी शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टी इंटू आर बाय जे। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम में लिख रहा हूं, एक बार 1000 आएगा किलो न्यूटन को न्यूटन में लिखने के लिए, और एक बार और 1000 आएगा मीटर को एमएम में लिखने के लिए, इसलिए 10⁻6 लिखा है। आर की वैल्यू बोलो जरा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, भैया डायमीटर पता है 100 mm, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 50 mm। जे की वैल्यू बोलो जरा, पाई बाय 32 इंटू डायामीटर रेस्ट टू पावर 4, डायामीटर की वैल्यू है 100 रेस्ट टू पावर 4। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहां से 8 इंटू 50 होता है 400, तो 400 मतलब 4 इंटू 10⁻8, पाई इंटू 32 इंटू 10⁻, आप 2 की पावर 4 करूंगा मतलब ये हो जाएगा 8, तो 10⁻8 ये हो गया। तो इसी को मैं सॉल्व कर सकता हूं, 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई। अब 4 इंटू 32 क्या होता है भैया, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 128 बाय पाई। खत्म कहानी सर, ज्यादा टाइम नहीं लगता। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो जरा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। आसान है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऐसा नहीं है भैया विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व ही नहीं हो सकता। और एक्चुअली जो एसएससी जेई की एग्जाम है ना, प्री खास करके, स्टूडेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो होती है कि भैया न्यूमेरिकल्स अगर आ गए तो वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व ही नहीं कर पाते, और अगर सॉल्व किया भी है तो आंसर को छुटपटांग निकाल देते हैं। ये ऐसा गलती ना करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो न्यूमेरिकल्स की, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर देखो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो विदाउट कैलकुलेटर और अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अगर आपने ईएससी के क्वेश्चंस करे हुए विदाउट कैलकुलेटर, भैया एसएससी के तो फूक मार के उड़ा दोगे आप। अब ये मत बोल देना कि सर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स और ईएससी के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अरे भाई तुमको क्या लगता है, ये जो बी या बीटेक कर रहे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर वाले और डिप्लोमा के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स में सच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? बी बीटेक वाले भी कुछ पढ़कर नहीं निकलते कॉलेज से, अधिकतर कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, एकदम टीयर 3 स्टेज के जो कॉलेजेस है, इवन टीयर 2 में भी बात कर लूं तो भी वहां से जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है ना, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर नहीं निकलता। डिप्लोमा वाले भी उसी लेवल पर है, बी बीटेक वाले भी उसी लेवल पर है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को ईएससी के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं अरे सर मैंने तो डिप्लोमा किया, मेरे को तो डिप्लोमा लेवल की एग्जाम देनी है, ईएससी के क्वेश्चंस मैं क्यों करूं। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बाउंड्री से दूर ले जाएंगे, सिलेक्शन से दूर ले जाएंगे, इसलिए कर लो।
ठीक है, कुछ जाता नहीं है आपका, बस टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से टाइम को इन्वेस्ट करिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। टाइम बहुत है आपके पास, 1 साल कम से कम है आपके पास, जो आप लगा सकते हो अपनी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको 35 ईयर्स की नौकरी दे रहा है वो एग्जाम यार। क्यों नहीं समझ रहे कि अच्छे से टाइम दिया जा सकता है उस नौकरी के लिए जो 35 साल आपको सैलरी देने वाली है? क्यों ये सोचते हो कि यार 6 महीने 3 महीने के अंदर एग्जाम की प्रिपरेशन खत्म हो जानी चाहिए? ऐसा किया जाता है क्या? गलत कर रहे हो अगर आप ये सोचते हो 6 महीने में तैयारी हो जाती है। हो तो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंड्री से दूर रह जाओगे, इसलिए एक ही बार अच्छे से तैयारी करो। 1 साल पूरा दो, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिर्फ एसएससी नहीं, ईएससी की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। क्या जा रहा है, टाइम ही तो लगना है ना। 1 साल का टाइम तो सभी दे सकते हो, चाहे डिप्लोमा के हो चाहे बी या बीटेक के हो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है यहाँ पर, दैट इफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ हॉलो शाफ्ट। भाई स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर द हॉलो शाफ्ट। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस स्क्वायर बाय 4g इंटू आउटर डायमीटर का स्क्वायर प्लस इनर डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करवा रहा हूँ आपको, बट इसकी वैल्यू दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी 17 इंटू एफ एस डिवाइडेड बाय 64n, ये दे दिया गया है। तो पूछता है भैया इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर रेशियो क्या होगा। ठीक है भाई, सॉल्व करा जाए इसको। देखो एफ एस स्क्वायर, अच्छा ये एफ एस का स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी एफ एस का स्क्वायर होना चाहिए था। तो सॉल्व करते हैं अब, चलिए। क्या दिख रहा है, देखो जी और एन दोनों सेम होते हैं, इसको लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहली बात ये है 1/4, जी और एफ एस स्क्वायर में कैंसल आउट कर देता हूं। ठीक है, फिर अब क्या लिखूं, इधर आ जाएगा डी आउटर स्क्वायर प्लस डी इनर स्क्वायर रेस टू डिवाइडेड बाय डी आउटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी 17/64। इसको लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू बी 17/16, और इसको लिख दूंगा 1 प्लस डी इनर स्क्वायर अपॉन डी आउटर स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है, डी इनर स्क्वायर अपॉन डी आउटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी 17/16 माइनस 1, जिसको लिखा जा सकता है 1/16। आया ना। अब अगर आपका इनर डायामीटर स्क्वायर बाय आउटर डायामीटर स्क्वायर 1/16 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, डी इनर अपॉन डी आउटर क्या हो जाएगा, 1/16 का स्क्वायर रूट, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 1/4। और यही तो पूछा जा रहा था आपको। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान है, 1/4 निकालना, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इजी था 2018 का, बट अगेन ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके लिए मैंने तरीका आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डायरेक्टली देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला फॉर अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रेस को ही मैं लिख सकता हूं एज सिग्मा, स्ट्रेन को मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन। अच्छा, स्ट्रेन और स्ट्रेस और ई एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है सर, ई इज नथिंग बट दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को क्या मैं लिख सकता हूं एज इक्वल्स टू बी योर स्ट्रेस अपॉन ई, है ना, इधर पुट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद भी होगा, लेकिन मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि देखो डायरेक्टली क्वेश्चन, अगर मैं इजी क्वेश्चन को डायरेक्टली टिक कर दूंगा, आप बोलोगे अरे सर एक्सप्लेनेशन तो दे दो यार। एक्सप्लेनेशन दिया ना बेटा, है ना, फॉर्मूला याद होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो, ज्यादा अच्छा। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पूछी गई होती, तो इसको लिख सकते हो आप एज द हाफ ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब फोर्स अप्लाइड इनटू डिफॉर्मेशन को अगर आप स्ट्रेस के फॉर्म में लिखते हो, तो आपका फॉर्मूला आता है पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टॉर्जन वॉर्जन कुछ टॉर्क अप्लाई करने वाली बातें ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2017 का है। बोलता है अभी एक टॉर्जन मेंबर है जिसमें फैब्रिकेट किया गया है दो कॉन्सेंट्रिक थिन ट्यूब्स, एट द एंड्स ट्यूब्स को हमने वेल्ड कर दिया। ठीक है भाई, फिर आगे बोलता है दैट
so that both the tubes are twisted as a unit। भाई दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्विस्ट होंगी, ऐसा भी लिख दिया है। फिर आगे बोलता है दैट द रेडियस ऑफ द आउटर ट्यूब इज 2r। आउटर ट्यूब का जो रेडियस है वो कितना है, 2r है, और इनर रेडियस का जो रेडियस है वो क्या है, इनर ट्यूब का रेडियस है स्मॉल r। पूछता है भैया शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द आउटर ट्यूब इज टाउ, तो इनर ट्यूब में यहां पर स्ट्रेस कितना आएगा। तो देखो टाउ, अगर मैं आपको स्ट्रेस का रेशियो पूछता हूं तो स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है, स्ट्रेस होता क्या है भैया, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं आपको, जी थीटा अपॉन एल होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, जी थीटा इंटू आर अपॉन एल, आया ना, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या बचता है, देखिए सर जी की वैल्यू सेम है, रेडियस की वैल्यू जरूर अलग अलग है, लेंथ की वैल्यू सेम है ना, और थीटा भी सेम है क्योंकि भैया सिंगल यूनिट के तौर पे ये ट्विस्ट करेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी जी वन थीटा वन अपॉन एल वन इंटू आर वन भी लिख देना चाहिए, डिवाइडेड बाय आर टू जी टू थीटा टू अपॉन एल टू। बट क्योंकि ये बोल दिया है दैट आर ट्विस्टिंग एज अ यूनिट, इसका मतलब थीटा वन इज इक्वल टू बी थीटा टू हो जाएगा, आया ना। अब कोई मटेरियल्स में चेंज की तो बात करी नहीं है, इसका मतलब जी वन और जी टू भी सेम है, मतलब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट कर दूं, देखो आर कैंसिल आउट, सॉरी आर नहीं, जी कैंसिल आउट, थीटा कैंसिल आउट और लेंथ कैंसिल आउट, कैंसिल कर देते हैं। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी और टाउ नॉट अपॉन टाउ इन इनर इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज आर वन बाय आर टू। आर वन बाय आर टू नहीं बोलता हूँ, आर आउटर बाय आर इनर बोल देता हूँ। आउटर रेडियस क्या दे दिया है, दैट इज 2r, इनर रेडियस क्या दे दिया है r। तो ऑब्वियसली बात है ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इज 2। क्या पूछ रहा था, मेरे को पूछ रहा था इनर वाली ट्यूब में कितना होगा स्ट्रेस, तो इनर वाली में स्ट्रेस कितना होगा, आउटर बाय 2। आउटर वाले को टाउ लिखा है तो ये हो जाएगा टाउ बाय 2, दैट इज इक्वल टू बी 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ। 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आप ओरली कर लेते, टाइम बच जाता, लेकिन चलो अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तब भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो तो आपको क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस टाइम को कम कर पाओ, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।